नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम समझेंगे कि कैसे प्राचीन काल के छोटे-छोटे कबीले आगे चलकर एक बेहद जटिल समाज में बदल गए। इस पूरे विकास ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हजारों सालों तक, सच कहूं तो हर एक तरीके से प्रभावित किया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर इस सिस्टम की शुरुआत हुई कैसे? ये दरअसल इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जब हम इतनी प्रभावशाली और गहरी सामाजिक संरचना को देखते हैं तो इसकी जड़ों को समझना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। आखिर वो क्या हालात थे जिन्होंने शुरुआत में इस पूरी व्यवस्था को आकार दिया? और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या शुरुआत में कास्ट सिस्टम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज दिखाई देता है? मेरा मतलब है, क्या इसमें शुरुआत से ही ऐसी कठोरता थी या फिर इसका शुरुआती स्वरूप कुछ और ही था? इन सवालों का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जहां सामाजिक ढांचा अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था। बदलता प्राचीन समाज, यानी कबीलों से लेकर राज्यों तक का लंबा सफर। लचीली वर्ण व्यवस्था जहां विभाजन मुख्य रूप से काम पर आधारित था। दरअसल प्राचीन अर्ली वैदिक समाज में सामाजिक विभाजन उतने सख्त बिल्कुल नहीं थे जितना हम अक्सर सोचते हैं। ये विभाजन मुख्य रूप से एक इंसान के काम और उसकी जिम्मेदारियों पर आधारित थे। इस शुरुआती ढांचे को फेमस वर्णा सिस्टम का नाम दिया गया था। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, प्राचीन ग्रंथों में वर्णा शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कैटेगरी, यानी एक श्रेणी। ये बस एक तरह का वर्गीकरण था, लोगों को उनके पेशे और सामाजिक भूमिका के आधार पर समझने का एक सिंपल तरीका। उस वक्त समाज को मेनली इन 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ब्राह्मण, यानी जो शिक्षा और धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे, वैश्य, जो व्यापार और खेती करते थे, और शूद्र, जो श्रमिक और सेवा प्रदान करने वाले वर्ग में आते थे। इस पूरी संरचना का क्लियर जिक्र ऋग्वेद के पुरुषा सूक्त में भी मिलता है। अब यहां सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। अगर हम अर्ली वैदिक दौर और बाद के काल की तुलना करें तो एक जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। शुरुआती वैदिक समाज लचीला था, यहां तक कि अपना पेशा बदलना भी पूरी तरह से संभव था। लेकिन बाद के समय में यह पूरी तरह से बदल गया और पहचान सिर्फ और सिर्फ जन्म पर आधारित हो गई। एक ऐसी कठोरता आ गई जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन सा हो गया। कठोर पदानुक्रम की ओर ये शिफ्ट, आखिर इस बदलाव का मुख्य कारण क्या था? तो आखिर वो कौन सा कैटलिस्ट था जिसने इस लचीले सिस्टम को एकदम सख्त हायरार्की में बदल कर रख दिया? ये क्रम देखिए, जैसे जैसे राज्य शक्तिशाली हुए, शहरों का विकास तेजी से होने लगा। अर्बनाइजेशन के साथ समाज पहले से कहीं ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स हो गया। एक बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज को चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सामाजिक ढांचे की मांग उठने लगी, जिसने बिना लचक वाले एक स्ट्रिक्ट पदानुक्रम को जन्म दिया। इस ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा ये हुआ कि जन्म पर आधारित पहचान को सबसे ज्यादा अहमियत मिलने लगी। धार्मिक रीति रिवाज और पवित्रता या प्यूरिटी के कॉन्सेप्ट्स ने इस सिस्टम पर अपना गहरा असर डाला। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स को ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा, जिसने सच में एक बहुत गहरी असमानता का बीज बोया। उपजातियों का उदय, यानी वर्णा से जातियों तक का सफर। जैसे जैसे वक्त बीता, वो ब्रॉड 4 कैटेगरीज धीरे धीरे और ज्यादा टुकड़ों में बंटने लगी और ये गिनती हजारों में चली गई। शुरुआती 4 वर्णा आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों स्पेसिफिक जातियों या सब कास्ट में बदल गए। इसने सामाजिक ढांचे को इतना फ्रैगमेंटेड बना दिया कि हर एक छोटा वर्ग अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने लगा। और इन जातियों का सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये बन गया कि हर एक जाति पूरी तरह से स्पेसिफिक पेशों और अलग अलग समुदायों के साथ बन गई। जिस जाति में जन्म हुआ, इंसान का काम और उसकी शादियां उसी कम्युनिटी तक सीमित होकर रह गईं। ये बंधन इतने मजबूत थे कि इनसे बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था। खैर, यहाँ एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है जिस पर सारे इतिहासकार एकमत हैं कि ये मासिव ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक रात या एक दिन की घटना नहीं थी। ये सदियों तक चलने वाला एक स्लो एवोल्यूशन था। अलग अलग क्षेत्रों, अलग संस्कृतियों और राज्यों के उदय ने मिलकर धीरे धीरे इस सिस्टम को ये आकार दिया। श्रेष्ठता का विरोध और प्राचीन काल में इसके खिलाफ उठने वाली आवाजें।
अब एक सचमुच दिलचस्प बात देखिए। समाज में बढ़ती हुई इस कठोरता को प्राचीन काल में बिना किसी विरोध के चुपचाप स्वीकार नहीं किया गया था। बुद्धा और महावीरा जैसे महान विचारकों ने इस व्यवस्था की खुलकर आलोचना की। उनका मानना था कि किसी इंसान की वैल्यू उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इक्वालिटी से तय होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी बहादुरी से जन्म आधारित सुपीरियॉरिटी को चुनौती दी। समाज पर गहरा प्रभाव, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से जीवन में रच बस गई। इन ऐतिहासिक बहसों और पुशबैक्स के बावजूद इस जाति व्यवस्था ने जीवन के लगभग हर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया, चाहे वो हाई लेवल राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, विवाह के फैसले हों या फिर हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी। इस सामाजिक ढांचे ने प्रैक्टिकली हर किसी के मिलने जुलने और काम करने के तरीके को पूरी तरह डिफाइन कर दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्कुल इसी जटिल और हाईली स्ट्रक्चर्ड सामाजिक वातावरण के बीच भविष्य के विशाल साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। मगधा, कौसला और महाजनपदास के उस महान युग का उदय इसी सामाजिक आधार पर खड़ा होने वाला था। ये विशाल एम्पायर्स उस समय के समाज को शेप कर रहे थे और साथ ही उस समाज से खुद शेप हो रहे थे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए और अगली चर्चा में 16 महान राज्यों को समझने की तैयारी करते हुए हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछना पड़ेगा। किसी भी समाज की सच्ची गहराई को समझने के लिए क्या सिर्फ उसके राजाओं को जानना काफी है, या फिर हमें ये समझना होगा कि इन सख्त सामाजिक व्यवस्थाओं ने राजाओं से भी कहीं ज्यादा इन भविष्य के साम्राज्यों की किस्मत को कैसे लिखा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में सोचना बहुत जरूरी है। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।